है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्र। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपकी टैक्स से जुड़ी जो भी उलझनें हैं वो इस शो में सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने सवाल हमें मेल भी कर सकते हैं taxmantra@timesgroup.com ये आईडी है। इसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर इस शो से जुड़े भी कुछ सवाल हैं आपके तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। काफ़ी तरह के टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका चुनाव करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। अक्सर इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर ईएलएसएस की बात कर लें तो वहाँ पर रिटर्न तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आगे इस प्रदर्शन के बने रहने की उम्मीद कम होती है। एनपीएस में बात कर लें तो उसका टैक्स बेनिफिट शानदार है, पर लॉक इन अवधि रिटायरमेंट तक है। पीपीएफ सुरक्षित तो है, लेकिन यहाँ पर भी लॉक इन पीरियड काफ़ी लंबा है। तो ऐसे में रिटर्न को देखते हुए, इंश्योरेंस को देखते हुए, लॉक इन पीरियड को देखते हुए आपके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेहतर है ये समझना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। और इसी उलझन को हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील गर्ग। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। और हमेशा की तरह एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको चुनाव करने में भी फिर आज मदद मिलेगी, तो उसी में आज हम आपकी भी मदद लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट कितने तरीके के होते हैं, कैसे चुनाव उनका करें, और उनका चुनाव करते वक्त पहले तो ये बताइए कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए पूरा बड़ा रेलिवेंट टॉपिक आपने आज उठाया है। जुलाई का महीना है, लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं जिनके टैक्स ऑडिट नहीं होता, 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, 31 जुलाई 2022। उसके बाद आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी और लेट फीस आपको देनी पड़ेगी और इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपये की पेनल्टी है। अब बात करते हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की। तो पूजा बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें दो एलिमेंट इन्वॉल्व है। एक तो आप सेविंग्स करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, कि आपको वक्त में कोई चीज काम आए, और साथ में उस पर टैक्स का बेनिफिट भी हो। तो सोने पे सुहागा वाली बात हम कहते हैं इस पे। तो आपको दोनों बेनिफिट दिए सरकार ने कि आप सेविंग्स कर लीजिए और हम आपको टैक्स का बेनिफिट भी देंगे, तो आपकी जो रिटर्न है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात, आयकर में 3 धाराएं ऐसी हैं, 3 सेक्शंस हैं जहां पर आप टैक्स की सेविंग्स कर सकते हैं। धारा 80C, धारा 80CCD, और एक छुपी हुई धारा है 54EC, कैपिटल गेन में काम आती है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। देखिए बहुत इंस्ट्रूमेंट सरकार ने दिए हैं। को 3 साल के लॉक इन पीरियड वाले जैसे ईएलएसएस, 5 साल का लॉक इन पीरियड वाला जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, एलआईसी प्लान आप ले सकते हैं, जीवन बीमा प्लान, पीपीएफ आप खुलवा सकते हैं, प्रोविडेंट फंड आप ले सकते हैं, जनरली एम्प्लॉइज का होता है प्रोविडेंट फंड। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आपको सरकार ने दिया है। सबकी रेलिवेंस पर अलग अलग है। आपको यह देखना पड़ता है जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करें, आपकी एज कितनी है, आपको पैसा कब चाहिए, आपको मैच्योरिटी कब चाहिए। आप अगर यंग हैं तो आप लंबी मैच्योरिटी वाले प्लान्स ले सकते हैं। अगर आप 50 क्रॉस कर रहे हैं या मिडिल एज में हैं तो आपको ऐसे प्लान में लेने चाहिए जो आपको 5-7 साल में रिटर्न दें। देखिए पूजा, जब आप 50 साल की एज में होते हैं तो आपके बच्चे हायर एजुकेशन के जा रहे होते हैं। आप जब 55 साल की एज में होते हैं तो आपके बच्चों की शादी प्लान कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है और सरकार ने बड़ा वाइजफुली, मैं कहूँगा 80C में हर तरह के प्लान दिए हैं। 15 साल के लॉक इन पीरियड वाला अगर पीपीएफ है तो 3 साल के लॉक इन वाला ईएलएसएस भी है। यानी हर एज ग्रुप के लिए प्लान दिए हैं। हमें समझना पड़ेगा सिक्योरिटी कितनी है उसमें, उसमें लिक्विडिटी कितनी है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आप एक पैरामीटर पर चूज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं पूजा, हमेशा वो देखते हैं कि रिटर्न क्या आ रहा है, रिटर्न क्या आ रहा है। रिटर्न के बेस पे आप कभी ना कीजिए। सबसे पहला काम है सेफ्टी देखिए कि सेफ्टी है कि नहीं है मेरी इन्वेस्टमेंट की। दूसरी बात आप देखिए कि उस पर लॉकिंग पीरियड कितना है। तीसरी बात लिक्विडिटी क्या है। और सबसे बड़ी बात, वो स्कीम क्या ई है, एग्जेम्प्ट 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 है, या टैक्स मैच्योरिटी पे पैसा ले लेगी सरकार आपसे। अगर
आपकी मैच्योरिटी भी वो टैक्सेबल है, तो फिर तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है कि अपने पैरामीटर्स को तय करिए, अपने गोल को तय करिए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करिए जो कि टैक्स फ्री हो, जो बाद में आपसे टैक्स ना वसूले। इतना रिटर्न कमाने के बाद अगर उस पर टैक्स लग जाए तो फिर क्या मतलब है। तो सेफ्टी भी होनी चाहिए, उसका लॉक इन पीरियड कितना है, मेच्योरिटी के वक्त कितना टैक्स लगता है, ज़रूरत के समय पैसे की निकासी किस तरह से हो सकती है, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। सुनील जी, अब जैसे कि देख रहे हैं हम, आपने बताया कि काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे ईएलएस है, इसकी हम बात कर रहे थे, रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है लेकिन आगे इसके प्रदर्शन कितना बना रहता है, रिटर्न कितना मिलता है, उस पर किसी को कुछ गारंटी नहीं होती क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड होता है। एनपीएस में टैक्स बेनिफिट शानदार है लेकिन लॉक इन अवधि रिटायरमेंट तक रहती है। एसआईपीपीएफ सुरक्षित तो है लेकिन लॉक इन अवधि भी इसकी बहुत लंबी है। तो ऐसे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इन इंस्ट्रूमेंट जिनकी अभी हम बात करेंगे आगे, अगर उनकी रैंकिंग करनी हो तो किस तरह से करेंगे और कौन सा प्लान सबसे बेहतर है आपके मुताबिक? देखिए, मेरे हिसाब से 4 प्लान्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, जिसमें लॉक इन पीरियड, जिसमें सिक्योरिटी, जिसमें मैच्योरिटी का मिक्सचर है। वो सबसे अच्छा जो प्लान है वो आज भी प्रोविडेंट फंड है, पीएफ। प्रोविडेंट फंड सबसे अच्छा प्लान है, उसके बाद एनपीएस, उसके बाद में एनएससी, नेशनल सेविंग स्कीम, और ईएलएसएस भी आप ले सकते हैं अगर इसका मिक्सचर होगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो प्लानर होते हैं पूजा, वो एक बात कहते हैं, सारे अंडे एक घोंसले में नहीं रखने चाहिए, सारी इन्वेस्टमेंट एक बकेट में नहीं होनी चाहिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट बकेट में रखना है। लेकिन मैंने आपको जो बताया 4-5 प्लान मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और महिलाओं के लिए सबसे अच्छा प्लान है, बिटिया के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। ये बहुत अच्छे प्लान है, सरकार ने इनको बहुत प्रमोट किया है, और विशेषकर महिलाएं क्योंकि सेविंग्स बहुत करती हैं, तो ये दोनों बहुत अच्छे प्लान है। बिल्कुल, चलिए इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। लेकिन अगर जैसे मुझे अब आज से शुरुआत करनी है और आपसे मैं राय लेने आई हूँ कि अभी इनिशियली अगर मुझे शुरुआत करनी है तो कौन कौन से बेटर 4 प्लान का चुनाव इस वक्त मुझे करना चाहिए जिसमें कि सेफ्टी भी रहे, रिटर्न भी रहे, लॉन्ग टर्म में मुझे फ़ायदा भी हो। ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे? देखिए पूजा, जो यंग एम्प्लॉइज, जो यंग गाइज हमको सुन रहे हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट जरूर खोलिए, पीएफ अकाउंट। पीएफ एक ऐसी स्कीम है पूजा जो ई पे काम करती है, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। जब पैसा डालते हो तो एग्जम्पशन है, ब्याज की एग्जम्पशन है, और जब मैच्योरिटी करते हो तब भी एग्जम्पशन है। पीपीएफ 15 साल की लॉक इन पीरियड है, पीएफ आपकी रिटायरमेंट में मिलता है, लेकिन आप बीच में पैसा अपनी जरूरत के हिसाब से, पीएफ रूल के हिसाब से आप निकाल सकते हो। एक उसमें सरकार ने ट्विस्ट कर दिया इस बार, माननीय वित्त मंत्री जी ने कह दिया कि अगर पीएफ में आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा लगाएंगे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2,50,000 रुपए ज्यादा होगा, तो उस पर जो ब्याज मिलेगा, यानी आपने मान लीजिए 5 लाख 6 लाख रुपए का आपने कंट्रीब्यूट किया पीएफ में, 2.5 लाख रुपए तक जो ब्याज मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं, जो बाकी 3.5 लाख बच गए उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ये नियम आ गया 1 अप्रैल 2021 से। उसके बावजूद पीएफ बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, मान लीजिए आपको चाहिए कि मुझे 6 साल में 5 साल में पैसे को निकालना है, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बहुत अच्छी स्कीम है, और सब पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो 7 से 8% तक वेरी करती है। पीएफ 15 साल का है, लेकिन यहाँ पर 5 साल में आपका लॉक इन पीरियड है, आप पैसा निकाल सकते हैं। एनएससी, नेशनल सेविंग स्कीम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7-7.25% है उसका, मैंने जैसे बताया। एक और कंफ्यूजन लोगों को रहता है उसमें, देखिए जब आप पैसा निकालते हैं आप टैक्स से एग्जेम्प्ट है, ये स्कीम है ईटीई, एग्जेम्प्ट टैक्स एग्जेम्प्ट, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट ड्यू होता है वो लोगों को नहीं पता पूजा, वो टैक्सेबल होता है। जब मैच्योरिटी पैसा लेते हैं वो फिर एग्जेम्प्ट होता है, पर उसमें एक फायदा आप कर सकते हैं, एनएससी पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो ईयरली मिलता है। लोग गलती क्या करते हैं, लोग 5 साल बाद अपने उसको टैक्सेबल करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। जब आपको इंटरेस्ट मिला हर साल आप उसकी एक टेबल आती है, आप एक्रू कर लीजिए, और उसको आप री इन्वेस्टमेंट एटीसी में उसका री इन्वेस्टमेंट का फायदा ले सकते हैं। ईएलएसएस बहुत अच्छी स्कीम है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग प्लान, बहुत अट्रैक्टिव स्कीम है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, जैसे आपने बताया, क्योंकि फिक्स नहीं है, पर
जब आप पैसा लगाते हैं आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। उसके बाद उसको आपको जो कैपिटल गेन है, सरकार ने एक बेनिफिट और दे दिया कि 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आप इस तरह से विड्रॉल प्लान कर सकते हैं। अपनी लॉकिंग पीरियड 3 साल का है उसमें, यानी पहले हमने बताया 15 साल, फिर बताया 5 साल, अब रह गया 3 साल। और आप ऐसे प्लानिंग कर लीजिए 3 साल के बाद भी कि मैच्योरिटी को आपने इस तरह सेल कीजिए कि मेरा कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। अगर 1 लाख से कम होगा तो टैक्स लगेगा नहीं आपको। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी अगर आपको होता है तो 10% है, केवल ओनली 10%। हाँ, लेकिन चूंकि मार्केट से लिंक्ड होते हैं तो आपको रिटर्न वेरी कर सकती है। अब तक का अनुभव है लोगों का 10-12% की रिटर्न दी है, क्योंकि मार्केट हमारे यहाँ बिल्कुल चढ़ रही थी, शेयर मार्केट भाग रही थी। इसके अलावा एक, जैसे मैंने बताया, सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी अच्छी स्कीम है, सीनियर सिटीजनशिप भी बड़ी अच्छी स्कीम है। आप डिपेंड करता है कि आपको लॉगिन कितना चाहिए और आपको मैच्योरिटी कब चाहिए। बिल्कुल। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट बताए। ईएलएसएस काफ़ी अच्छा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में भी हमने बात की, और प्रोविडेंट फंड जिसको लेकर के कुछ कन्फ्यूजन भी रहती है, और ये भी सुना गया है कि सरकार ने प्रोविडेंट फंड के ब्याज पर भी टैक्स लगा दिया है। तो यहाँ पर भी देखिए एक जानकारी आपको दी गई है कि फंड में 2.5 लाख से ज़्यादा जमा करवा रहे हैं तो 2.5 लाख तक के ब्याज पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, परंतु 2.5 लाख के अलावा जितना भी ब्याज होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। और वैसे अगर नॉर्मली अगर आप अपने पीएफ को कंटिन्यू करते हैं तब भी टैक्स फ्री है, ब्याज भी टैक्स फ्री है, मैच्योरिटी पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ पर सुनील जी को ये लग रहा है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, इस पर आप इंजॉय कर सकते हैं। एक और प्लान है सुनील जी, वो है नेशनल पेंशन प्लान। इसके बारे में भी कुछ बताइए। इसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, ये भी थोड़ा हम समझना चाहेंगे। और क्या एनपीएस में रिटायरमेंट से पहले पैसा निकाल सकते हैं? सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है नेशनल पेंशन स्कीम। आपको पता होगा 2004 में सरकार ने पेंशनेबल जो जॉब्स है उनको खत्म कर दिया था, वो कहा था कि आप नेशनल पेंशन स्कीम में चले जाएं। बड़ा कंफ्यूजन है, सरकार बहुत जोर से स्कीम लाई थी और बड़े अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट नंबर 1, एक कंफ्यूजन होता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके लिए 14%, 14% तक आप कर सकते हो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय भी कर सकता है 14% तक। लेकिन अगर आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो कंट्रीब्यूशन केवल 10% है। दूसरा सवाल लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं एम्प्लॉय या वही ले सकता है इसको? ऐसा नहीं है जी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप कंसल्टेंट हैं, तब भी आप इस स्कीम में जा सकते हैं। और 20% तक अपनी टोटल इनकम का 20% तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, इसमें एक एडिशनल बेनिफिट सरकार ने दिया था। जहां एटीसी में छूट 1.5 लाख रुपए है, इसमें 50,000 रुपए की आपको एडिशनल छूट मिलती है, यानी 2 लाख रुपए तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पूजा एनपीएस में जो पैसा है वो ईएलएसएस की तरह मार्केट सिक्योरिटीज में लगाती है सरकार, डेट में लगाती है, इक्विटी सिक्योरिटी में लगाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाती है, ताकि एक रिटर्न जो है मिनिमम रिटर्न मेंटेन कर सके। जहां तक पैसा निकालने की बात है, 2 नियम दिए हैं सरकार ने। पहली बात, अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है, आप बच्चे की शादी करनी है, हायर एजुकेशन में जाना है, तो आप पैसा निकाल सकते हैं 25%, 25% आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आप निकाल लीजिए। और रिटायरमेंट के टाइम क्या कहा सरकार ने कि 60% तक आप विड्रॉ कर लीजिए। देखिए, जब आदमी रिटायर हो रहा है तो कई बार उसको अपनी फैमिली की ऑब्लिगेशंस होती है, वो पूरे करने होते हैं। तो सरकार ने कहा 60% तक विड्रॉल आप करेंगे, कोई टैक्स नहीं लेंगे, नो टैक्स। लेकिन 40% आपको एन्युटी में लाना पड़ेगा जिससे आपको पेंशन मिल सके। तो 60-40 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, 25% ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द एनपीएस स्कीम। और आप 2 लाख रुपए तक इसमें छूट ले सकते हैं। और बड़े मजे की बात यह है, ये 2 लाख की छूट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन के लिए है। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है, जो एम्प्लॉयर पैसा डालता है, वो बिल्कुल टैक्स से माफ है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, 0 टैक्स।
बिल्कुल, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसमें आप देखिए चुनाव भी कर सकते हैं कि आपको एलोकेशन यहाँ पर किस तरीके का करना है। मैच्योरिटी के वक्त आप 60% पैसा निकाल सकते हैं, जबकि 40% से आप पेंशन भी ले सकते हैं। इस तरह के ऑप्शन भी यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन जहाँ तक मैच्योरिटी से पहले की बात है, आप केवल 24% ही निकाल सकते हैं, जो कि टैक्स से माफ़ भी है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है और जिनको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है वो इस इंस्ट्रूमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ पर रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। आप अपने एम्प्लॉयर से जाकर इस प्लान के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं कुछ इंश्योरेंस के इंस्ट्रूमेंट पर, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आपको आगे रिटर्न का लालच नहीं हो, और अगर सेफ रहना चाह रहे हों या फिर ज़्यादा लॉक इन का भी आपको इतना कुछ फिक्र ना हो आपके दिमाग में, तो फिर इंश्योरेंस स्कीम तो मस्ट है, ये सबको लेनी चाहिए। ये तो हम अपने सभी व्यूअर्स को बोलते हैं कि जीवन बीमा यहाँ पर ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन की बात होती है एक तरीके से। तो सुनील जी, यहाँ पर हम आपसे एक राय लेना चाहेंगे, क्या जीवन बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी पर भी टैक्स देना पड़ सकता है, और इसमें इससे रिलेटेड और इससे जुड़े हुए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हम टैक्स इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? देखिए, हम लोगों को एक पूजा एक जो वो है परसेप्शन है, वो ये है कि जो भी मैच्योरिटी आती है लाइफ इंश्योरेंस से या इंश्योरेंस पॉलिसी से, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन ये गलतफहमी है, उसमें कैविएट है, उसमें एक राइडर है। और राइडर क्यों लगाया? क्योंकि बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनी आई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान को जीवन बीमा के रूप में बेचना शुरू कर दिया। तो सरकार ने कह दिया 1 अप्रैल 2013 के बाद में अगर आपकी इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो 10% से ज्यादा है, इफ इट इज मोर देन 10% प्रीमियम, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए बीमा करवाया और आपकी जो एनुअल किस्त है वो 60,000 रुपए है, तो उसकी मैच्योरिटी पे आपको टैक्स देना होगा। वो टैक्स से फ्री नहीं है। सेक्शन है 10(10)(d). इसलिए जब भी आप जीवन LIC के प्रोडक्ट लें या कोई भी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट लें, तो ध्यान लीजिए कि आपका प्रीमियम जो है दैट शुड नॉट बी मोर देन 10%। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, आप जो आजकल वन टाइम इंश्योरेंस प्रीमियम चल रहे हैं, देखिए वो बचत के हिसाब से तो ठीक है, आपके सेविंग्स के हिसाब ठीक है, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलता है मैच्योरिटी का, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी उसमें कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। बहुत सारे एम्प्लॉइज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, एम्प्लॉयर लेते हैं, कंपनियां लेती है अपने कीमैन के लिए। ध्यान रखना है, उसकी मैच्योरिटी पूरी तरह से टैक्सेबल है, पूरी तरह से। जब एम्प्लॉय को वो असाइन की जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से, तब भी टैक्स लगता है, और जब मैच्योरिटी आती है तब भी टैक्स लगता है। ओके, ठीक है। तो ये जीवन बीमा पॉलिसी से जुड़े कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको कि आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। इस पर अगर किसी को लाइफ इंश्योरेंस भी लेना है और इक्विटी में भी पैसा लगाना है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है यूलिप। काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि इसमें आपकी लाइफ भी प्रोटेक्टेड रहती है और कहीं ना कहीं मार्केट से जुड़े जो फ़ायदे हैं वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो इससे जुड़े क्या टैक्स नियम हैं और कितना टैक्स उस पर देना पड़ सकता है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। यूलिप प्रोडक्ट एक मिक्स प्रोडक्ट निकाला था और इंश्योरेंस कंपनी ने निकाला था, जहाँ पे कुछ अमाउंट जाता है आपके टुवर्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस और बाकी आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती थी। तो इसको बहुत सारे लोग खरीदते थे क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया, आपको रिटर्न भी आ रही है और टैक्स से भी माफी थी, कोई टैक्स भी लगता था। वित्त मंत्री जी ने नियम को चेंज कर दिया। क्या कह दिया कि अगर आपने यूलिप ली, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान आपने लिए, और आपने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट किया है, 2.5 लाख, तो उसकी मैच्योरिटी को टैक्सेबल कर दिया गया है। उसमें 10% का नियम नहीं लगेगा। 2.5 लाख ज्यादा आपकी यूलिप है एक साल में, जब उसकी मैच्योरिटी होगी तो उस पर टैक्स लगेगा। और टैक्स के लिए एक धारा डाल दी 45(1)(b), कैपिटल गेन आपको टैक्स देना पड़ेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जब भी आप 1 फरवरी 2021 के बाद अगर आप यूलिप खरीद रहे हैं, ये नियम आ गया था पिछले साल बजट में, 1 फरवरी 2021 की डेट बड़ी महत्वपूर्ण है। उससे पहले कि अगर जो आपके पास यूलिप है उनकी ट्रीटमेंट वही होगी, टैक्स से फ्री होंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लोग ये भी पूछते हैं। लेकिन 1 फरवरी 2021 के बाद अगर आपने 2.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है यूलिप में, तो वो टैक्सेबल हो जाए।
क्योंकि मार्केट से लिंक्ड है सुनील जी, तो एक व्यू आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे। रिटर्न के लिहाज से यूलिप आपको कितना इंटरेस्टिंग लगता है, कितना आकर्षक है ये, और इसमें लॉकिंग कितना होता है? देखिए पूजा, यूलिप और ईएलएसएस एक जैसी बात है। अल्टीमेटली यूलिप वाले भी पैसा जो है मार्केट लिंक सिक्योरिटीज में लगाते हैं। ओके। तो जहां तक रिटर्न का सवाल है, रिटर्न तो सेम ही आएगा, लेकिन ईएलएसएस में सारा पैसा ही आपकी इक्विटी लिंक में लग जाता है। यूलिप में क्या होता है कि एक पोर्शन आपके इंश्योरेंस में चला जाता है। आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरा, तो 90,000 रुपए जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट में, और 10,000 रुपए चला जाएगा आपके प्रीमियम के रूप में। तो आपको रिटर्न 90,000 रुपए पे आएगी, 1 लाख पे नहीं आएगी। लेकिन ईएलएसएस में अगर आप 1 लाख लगाएंगे तो 1 लाख ही आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। तो यूलिप का पर्पज ईएलएसएस से बिल्कुल अलग है। अगर आपको इंश्योरेंस भी साथ में चाहिए तो आप यूलिप में जाइए, और बहुत लोग पसंद करते हैं यूलिप को। साथ में इंश्योरेंस का बेनिफिट भी है और इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी है। ये करेक्ट पॉइंट है कि ईएलएसएस अलग तरीके का बेनिफिट देता है, यूलिप अलग तरीके का बेनिफिट देता है। आप दोनों का फ़ायदा समझ लीजिए और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये चलिए, इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमने आपको बताए। आगे ये जानना चाहेंगे सुनील जी, अब कुछ महिलाओं के फ़ायदे के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आपने सुकन्या समृद्धि के बारे में बताया, जो कि हम भी लगातार अपने दर्शकों को बताते रहते हैं इसके फ़ायदे के बारे में, और ये ज़रूर करना ही चाहिए। हर पेरेंट्स को जिनकी बिटिया है उनको ये प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा महिलाएं और क्या क्या कर सकती हैं, किस तरीके से प्लानिंग कर सकती हैं टैक्स बचाने के लिए? देखिए पूजा, जो महिलाएं होती हैं बड़ी सेविंग, टेक कहते हैं, सेविंग्स उनको बड़ी अच्छी लगती है, और सोना उनको दोनों बड़ा प्यारा है। ज्वेलरी को बहुत प्यार करती है महिलाएं। सरकार ने दोनों के लिए स्कीम दी है उनको। सुकन्या समृद्धि योजना, मैं हर बार कहता हूँ, ये मेरे दिल के बहुत करीब स्कीम है। आपकी अगर बिटिया 10 साल की है, आप उसके लिए एक स्कीम ले लीजिए। 8.4% का आपको सरकार इंटरेस्ट देती है। और सबसे बड़ी बात है, ये स्कीम ई कैटेगरी में आती है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। यानी आप जब पैसा जमा करवाते हैं, आप एग्जेम्पशन लेते हैं, उस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स से माफ है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। और जब मैच्योरिटी पैसा मिलता है आपकी बिटिया को 21 साल की उम्र में, वो भी टैक्स से माफी होती है। बहुत अच्छी स्कीम है, सरकार बहुत प्रमोट करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये स्कीम आई थी। दूसरा, सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम दी है, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। बैंक्स इसको इशू करते हैं, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड को। आप गोल्ड को पेपर फॉर्म में ले सकते हैं। और आपको पता होगा कि पिछले 10-15 सालों में गोल्ड की कीमत बहुत बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। आप उसको ले लीजिए, आप 1 ग्राम लीजिए, 4 ग्राम लीजिए, 4 किलो तक के आप ले सकते हैं। ना खोने का डर, ना चोरी होने का डर, कोई डर नहीं है आपको। और उसका मैच्योरिटी है 8 साल, 8 ईयर्स। 8 साल के बाद आप रिडीम करवाएंगे पूजा, सरकार फिर आपसे कोई टैक्स नहीं मांग रही है। आपका गोल्ड मान लीजिए 52,000 रुपए है और उस टाइम 90,000 रुपए जाता है, तो पहली बात तो आपको फ्लक्चुएशन का नुकसान नहीं होगा। आपने अगर 10 ग्राम लिया है तो आपको 10 ग्राम गोल्ड ही देगी सरकार उस टाइम में, मैच्योरिटी टाइम में। और उस पर टैक्स भी आपसे सरकार नहीं ले रही है। और सोने पे सुहागे वाली बात यह है कि आपको सोवरन गोल्ड बॉन्ड पर 2.5% का ब्याज भी देती है सरकार। 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। ये दोनों स्कीम्स महिलाओं की सेविंग्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, हर महिला को ये अपनानी चाहिए। ऑलराइट, तो ये कुछ महिलाओं के स्कीम से जुड़ी भी हमने बात की, सुकन्या समृद्धि स्कीम। और महिलाओं को अगर करना है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये भी काफ़ी बेहतर विकल्प है। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो इसके ज़रिए भी आप टैक्स बचा सकते हैं। चलिए सुनील जी, वक्त की थोड़ी कमी है, फिलहाल इतने ही इंस्ट्रूमेंट्स पर हम चर्चा कर पाएंगे। आगे समय मिलेगा तो आगे व्यूअर्स के जिस तरह से सवाल आएंगे फिर हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो भी चर्चा हुई, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके, और हमें काफ़ी क्लैरिटी भी मिल गई अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट थे उस पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। तो आज का एपिसोड में हमने बात की काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट पर। यहाँ पर हमने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉक इन पीरियड, मैच्योरिटी के आधार पर, और कितने फ्लेक्सिबल होते हैं ये सभी इंस्ट्रूमेंट, उनके आधार पर हमने एक समझने की कोशिश की कि कौन से इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। तो आप अपने अनुसार, अपने सहूलियत के अनुसार ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए या आपको समय दे सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म का यहाँ पर फ़ायदा चाहिए, आपको इंश्योरेंस से जुड़े फ़ायदे चाहिए। तो उसके अनुसार आप अलग अलग चुनाव कर सकते हैं। ATC, ATCCD और 54EC के तहत ये सभी आपको यहाँ पर इससे टैक्स से जुड़े फ़ायदे
फायदे भी दिए जा सकते हैं। और हमने ये भी चर्चा करने की कोशिश की कि क्योंकि अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं, अभी अभी आपको सैलरी मिलनी शुरू हुई है, तो आप ये कुछ विकल्प हैं जिसके ज़रिए इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए। इसमें प्रोविडेंट फंड मस्ट है, ये ज़रूर रखिए। इसके साथ ही साथ नेशनल पेंशन प्लान, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जीवन बीमा, ये सब काफ़ी मस्ट हैं, इन्हें ज़रूर रखना चाहिए और इसके ज़रिए आपके टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो सकती है। तो इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।